हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि मेरे पास अगर एक फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात की जा सकती है, उसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जा सकती है। और अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं और उसके सारे के सारे वो अपने पास रियल नंबर जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस बनता है, मैं उनकी कलेक्शन करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि वो बन जाता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास एक फंक्शन का जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्या वो एक फाइनाइट सेट आ सकता है? पहला सवाल। क्या वो एक काउंटेबली इनफिनिट सेट आ सकता है? दूसरा सवाल। क्या वो एक अनकाउंटेबल सेट आ सकता है? तीसरा सवाल। इन तीनों सवालों का जवाब आने वाले इस 10 मिनट में आप लोगों के पास होगा। बस ध्यान से सभी चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। और ये नो वेर कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि इसमें जो हमारा मेन टारगेट है वो कहां तक पहुंचना है, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन आप लोगों के सामने है, डिरिचले साहब। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया नंबर थ्योरी में। आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में जब नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स में हम लोग बात करते थे तो उन्हें हम लोग जिन मेथड्स के साथ डिस्कस करते थे वो बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच हुआ करती थी। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एनालिसिस की टेक्निक्स है, जैसे रियल में जो टेक्निक्स है, कॉम्प्लेक्स में टेक्निक्स हैं, उन्हें नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज किया। तो एक नई ब्रांच निकल कर आई जिसे हम लोग एनालिटिक नंबर थ्योरी कहते हैं। तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो इन्हीं का दिया हुआ एक फंक्शन है जो कि हमें इन तीनों सवालों में से जो मेरा तीसरा सवाल है उसका जवाब दे रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं, क्या मेरे पास किसी फंक्शन का जो सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटीज है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्या मेरे पास वो एक फाइनाइट सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को एक फंक्शन देता हूं, बड़ा प्यारा सा फंक्शन, जो कि आप यहां पर देखकर एक नया नाम भी सीख पाएंगे जिनको पहले से इसके बारे में नहीं पता है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। बड़ा प्यारा फंक्शन है, क्यों? क्योंकि बड़ा शानदार तरीके से काम करता है। मेरे पास अगर मैं लेता हूं आपके पास कोई भी इनपुट जो 0 से बड़ा है तो आपको आउटपुट मिलता है हमेशा +1। जब मैं इनपुट लेता हूं मेरे पास 0 तो आउटपुट मिलता है 0। जब मैं इनपुट लेता हूं <0 तो आउटपुट मिलता है -1। यानी कि इसके रेंज सेट में तीन ही पॉइंट्स आते हैं, 0, -1 एंड 1। तो अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस आता है, 0 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है आपके पास -1, राइट हैंड लिमिट क्या आती है +1, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या आती है 0। इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है एट x इक्वल टू 0। तो मेरे पास दिस फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एंड हमारे पास जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनता है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा होगा 0। यानी कि ये आपके पास बनता है एक फाइनाइट सेट। अब मन में सवाल आया, क्या मेरे पास जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्या वो एक काउंटेबली इनफिनिट सेट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आप लोगों को याद आएगा एक बड़ा प्यारा सा फंक्शन, मैं सुन पा रहा हूं आप लोगों के मुंह से वही नाम आ रहा है। हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगर मैं एफ फंक्शन लेता हूं फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये काम कैसे करता है? हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि ये मुझे अगर कोई भी इनपुट आता है, मान लीजिए 2.5, तो आउटपुट में क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी कि 2.5 से छोटे या बराबर इंटीजर कौन कौन से आते हैं? 2 है, 0 है, 1 है। उन सब में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूं तो आपको बात नजर आ जाएगी कि अगर हम लोग इनपुट लेते हैं 0 से बड़े या बराबर और 1 से छोटे, तो हमेशा हमारे पास जो आउटपुट आता है वो मुझे मिल रहा होता है 0। जब मैं इनपुट लेता हूं मेरे पास 1 से बड़े या बराबर और 2 से स्ट्रिक्टली छोटे, तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है? 1। जब मैं इनपुट लेता हूं मेरे पास 2 से बड़े या बराबर और 3 से स्ट्रिक्टली छोटे, तो मुझे आउटपुट मिलता है 2। और सेम कहानी मेरे पास अगर मैं इनपुट लेता हूं हमारे पास -1 से बड़े या बराबर और 0 से स्ट्रिक्टली छोटे, तो आउटपुट मिलता है -1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये फंक्शन हमेशा कहां पर टूटता है? इंटीजर्स पर टूट रहा है। जैसे कि 0 पर जब मैं बात करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रही है? -1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या बन रही है? वो 0 आ रही है। यानी कि मेरे पास इस फंक्शन के बारे में बात करें तो वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस आता है। एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? जंप डिसकंटिन्यूटी मेरे पास यहाँ पर बन रही है। तो हमारे पास जैसा 0 पर हो रहा है वैसा ही 1 पर, वैसा ही 2 पर, वैसा ही -1 -2, हर जगह सेम चीज हो रही है। तो अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करता हूं तो जो इसका
सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है वो मेरे पास बनता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो कि एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हमारे पास होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट सेट भी बन सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी बन सकता है, जैसा कि आप लोगों के सामने एग्जांपल है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्या मेरे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक अनकाउंटेबल सेट बन सकता है, या फिर जैसा कि आपके पास वीडियो में नाम से शुरुआत हुई थी, नोवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन, क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो किसी भी रियल नंबर पर कंटीन्यूअस आए ही ना? क्या ऐसा कोई फंक्शन बनाया जा सकता है? ये फंक्शन हमें दिया डिरिचले साहब ने। जो फंक्शन है मेरे पास हम उसे डिफाइन करने जा रहे हैं। फंक्शन मेरे पास कैसे काम करता है, एफ मेरे पास हम लोग लेकर चलते हैं फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन मेरे पास रैशनल एंड इरेशनल पर टूटता है, यानी कि जब जब हमारे पास इनपुट आता है रैशनल नंबर, तब तब हम ले रहे हैं कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो 1 है, और जब जब इनपुट आता है एक इरेशनल नंबर, तब तब आउटपुट मुझे मिलता है 0, यानी कि आउटपुट मेरे पास 0 1 0 1 बन रहे होंगे। अब ये फंक्शन मेरे पास कहलाता है एक डिरिचले फंक्शन। ये फंक्शन मेरे पास कहलाता है डिरिचले फंक्शन। बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ मेरे पास जब आप लोग बात करते हो हमारे मेजर थ्योरी की, तो आप लोग वहां पर बात करने की कोशिश करते हो, शुरुआत करते हो डिरिचले फंक्शन से, बड़ा महत्वपूर्ण रोल वहां पर आता है इसका। जब हम लोग बात कर रहे हैं मेरे पास यहाँ पर डिरिचले फंक्शन, ये क्यों डिसकंटिन्यूअस आता है हमारे पास हर रियल नंबर पर, इसे कैसे समझे। बेसिकली जब आप लिमिट निकालते हो तो लिमिट के लिए आप लोग पहले बात करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला मेथड, एक होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एक होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है कि हर वो सीक्वेंस मेरे पास, जो हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक अल्फा ले लिया और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो अल्फा है वहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता है या नहीं आता है। उससे पहले अगर अल्फा मेरे पास लिमिट पॉइंट बनता है डोमेन का, तो हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि पहले मैं लिमिट निकाल कर देख लेता हूं। अगर लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा एफ ऑफ एक्स मेरे पास बराबर आई एफ ऑफ अल्फा के, तब तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। तो अगर मैं लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा एफ ऑफ एक्स को चेक करना चाहता हूं, तो बहुत सिंपल है कि हम लोग हमारा सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है कि हमारे पास हर वो सीक्वेंस जो अल्फा पर कन्वर्ज कर रही है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज सीक्वेंस निकले एफ ऑफ एन, अगर वो हमेशा किसी रियल नंबर एल के पास जा रही है, तब तो लिमिट जो कहलाएगी इस फंक्शन की एज एक्स टेंड टू अल्फा वो एल बन जाएगी, अदरवाइज मेरे पास लिमिट वहां पर एल नहीं बन रही होगी। तो हम लोग इसको कैसे देखें, ध्यान से देखना। मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं, मान लेते हैं ए एन एक सीक्वेंस है, जो कि सीक्वेंस है रैशनल नंबर्स की और अल्फा पे कन्वर्ज करती है। ए एन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ए एन नॉट इक्वल टू अल्फा। एक सीक्वेंस में ले लेता हूं मेरे पास सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, और वो भी अल्फा पे कन्वर्ज करती है। ऐसी सीक्वेंस हम हमेशा क्यों ढूंढ पाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास जो रैशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर का सेट है वो डेंस होता है आर में। तो मेरे पास कोई भी अगर अल्फा है, उसके पास जाने का मेरे पास एक रास्ता मैं सिर्फ रैशनल नंबर का यूज करके भी ढूंढ सकता हूं, और एक रास्ता मैं हमेशा इरेशनल नंबर का यूज करके भी ढूंढ सकता हूं। ये बात हम लोगों को पता है। अब ए एन अल्फा पे कन्वर्ज करता है, बी एन मेरे पास अल्फा पे कन्वर्ज करता है। अब अगर मैं एफ ऑफ ए एन को चेक करता हूं, एफ ऑफ ए एन मेरे पास क्या बनेगा। मैं जानता हूं कि मेरे पास ए एन क्या है, रैशनल नंबर। जब भी इनपुट में आएगा रैशनल नंबर, तो मेरा जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, आउटपुट में मुझे 1 देता है, यानी कि एफ ऑफ ए एन मेरे पास 1 के बराबर आएगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं एफ ऑफ बी एन के बारे में बात करता हूं, यानी कि जब भी आपके पास इनपुट में कोई भी इरेशनल नंबर आएगा, तो आपको हमेशा जो फंक्शन है वो आउटपुट में 0 देगा, यानी कि एफ ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0 for every n belong to natural number। यानी कि as n tends to infinity f of n 1 पर जाएगा, as n tends to infinity f of bn मेरे पास कहां पर जा रहा होगा, ये मेरे पास 0 पर जा रहा होगा। तो हमारे पास हम लोग कब कहते हैं कि मेरे पास जो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f of x बराबर l है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस an जो मेरे पास
अल्फा पर कन्वर्ज करे an नॉट इक्वल टू अल्फा, क्योंकि लिमिट के बारे में बात करते हैं तो अल्फा पॉइंट पर क्या हो रहा है मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फॉर एवरी सीक्वेंस an जो कन्वर्ज करे अल्फा पर, जो f ऑफ an है वो मेरे पास जो लिमिट आनी चाहिए, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, f ऑफ n मेरे पास l के बराबर बन रहा हो। अब हमारे पास हम लोगों ने ऐसी दो सीक्वेंस देख ली, एक an सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर जिसे कोरिस्पोंडिंग f ऑफ an 1 पर जाता है, और bn एक सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर जिससे कोरिस्पोंडिंग f ऑफ bn 0 पर जाता है। अब हमारे पास क्या 1 आपके पास लिमिट बन सकता है? नहीं, क्योंकि आपके पास एक सीक्वेंस है bn जिससे कोरिस्पोंडिंग जो इमेज सीक्वेंस f ऑफ bn वो 0 पर जा रही है, यानी कि 1 इसकी लिमिट नहीं बन सकता। 0 इसकी लिमिट बन सकता है क्या? नहीं, आपके पास एक सीक्वेंस an है जो कि सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है जिसे कोरिस्पोंडिंग जो इमेज सीक्वेंस f ऑफ an वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है। ना तो 0 इसकी लिमिट बन सकता, ना 1 इसकी लिमिट बन सकता, इसके अलावा कोई रियल नंबर तो लिमिट बन ही नहीं पाया, क्योंकि आपके पास ये दो सीक्वेंसेस हैं जिन्हें कोरिस्पोंडिंग इमेज सीक्वेंस 1 एंड 0 पर जा रहा है। तो मेरे पास लिमिट अपने पास x टेंड टू अल्फा f ऑफ x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पर। सो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मेरे पास हर पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि मेरे पास ये जो फंक्शन आ रहा है किसी भी अल्फा पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं आ रहा होगा, यानी कि जो सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी बनेगा वो क्या मिलेगा मुझे? वो मेरे पास बन रहा होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यानी कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर रियल नंबर पर डिसकंटिन्यूस है, जिसका सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी बनता है एक अनकाउंटेबल सेट। तो ये एक अच्छी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को खुद सोचना है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात करते हैं, एक डिरिचलेट फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, इसी में थोड़ा चेंज करके एक फंक्शन बनाते हैं, आप लोगों को उसके बारे में कमेंट करना है। मेरे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r। फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, fx मेरे पास है x के बराबर जब जब x आता है एक रैशनल नंबर, और ये मेरे पास 0 के बराबर है जब जब x आता है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मेरे पास इस फंक्शन का सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी क्या बन रहा होगा। यानी कि आपको वो पॉइंट्स बताने हैं सारे के सारे जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन रहा होगा। अगर मैं हिंट के बारे में बात करूं तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आपकी मदद कर रहा होगा, साथ ही साथ आपको बस यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, तो सभी लोग कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। और एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग इस तरह के सवाल कर पा रहे हैं यानी कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेकर मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ आने वाले टाइम में। तब तक के लिए इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए डिरिचलेट फंक्शन को, और बाकी बातें हम लोग करते हैं अपने आने वाले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।